नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जहां पर हम आज एक नए विषय की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज से हम इंडियन पॉलिटी या फिर जिसे आप भारत की राज व्यवस्था कहते हैं उस विषय का अध्ययन करेंगे। इसे सामान्य शब्दों में हम भारत का संविधान भी कहते हैं, क्योंकि संविधान का ही मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है इस विषय के अंतर्गत। ठीक है, इसमें अन्य विषय भी होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वह है भारत का संविधान, जो कि भारत की राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अनुसार भारत की राज व्यवस्था चलती है। तो आज से हम इस विषय की शुरुआत कर रहे हैं। यह पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज जो है आपके लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें। लोगों की बहुत बार शिकायत होती है कि ये जो विषय है आपको समझ में नहीं आता। इस विषय के ना समझ आने का एक बड़ा रीज़न हो सकता है इसकी शब्दावली, क्योंकि इसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग तो होते हैं, लेकिन हम उनसे वाकिफ़ नहीं होते। हमें पता नहीं होता कि वास्तविक में उसका मतलब क्या है और वो किस प्रकार से हमारे आसपास घटित हो रहे हैं। इसलिए हमें इस विषय को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। और यह एक ऐसा विषय है जो पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रायोगिक है, ये आपके आसपास घटित हो रहा है। पर क्योंकि अभी तक आपने इस पर गौर नहीं किया है, आपने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आपकी समझ से थोड़ा बाहर होता है। लेकिन इस विषय की विशेषता ही ये है कि ये आपसे डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, इस विषय को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो यही वो विषय है जो आपको ये बताता है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन से आपके अधिकार हैं। यदि मैं सामान्य लोगों से पूछूं जो इस विषय का अध्ययन नहीं करते, तो शायद उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्य ही ना पता हो, है ना। हो सकता है उन्हें जो देश हमारा अधिकार हमें देता है वो उससे भी वाकिफ ना हो कि यह भी एक अधिकार है, यह मुझे मेरे देश ने एक अधिकार के रूप में प्रदान किया है। इन सब विषयों को जानने के लिए, ठीक है, कि सरकार कैसे बनती है, वो कैसे काम करती है, वो वैसे ही क्यों काम करती है जैसे वो काम कर रही है, क्या उसका कोई रीज़न है, ये सब चीज़, ये सभी बातें, ठीक है, यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो भी आपको इस विषय का अध्ययन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि सरकार द्वारा निर्मित हर एक नीति जो आपके लिए बनाई जाती है उसका आप पर प्रभाव तो पड़ेगा ही, और उन नीतियों से आपको अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि सरकार जो नीति बना रही है वो आपके रोजमर्रा के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, ताकि आप सरकार का विरोध भी कर सकें आवश्यकता पड़ने पर। यदि कोई ऐसी नीति का निर्माण कर दिया जाए जो आपके जीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है, जो आपके जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव डालता है, तो आपको अपनी आवाज़ उठाने के लिए संविधान में कौन से अधिकार दिए गए हैं यह भी तो आपको पता होना चाहिए। इस दृष्टि से केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, बल्कि आपको नैतिक दृष्टि से भी ये जरूरत हो जाती है कि आप इस विषय का अध्ययन जरूर करें। ठीक है, आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मैं ये प्रयास करूंगा कि इस पे आने वाली हर एक शब्दावली का भी मैं आपको ज्ञान देता जाऊं कि वह किस प्रकार से प्रयोग की गई है, उसका मतलब क्या है और वहाँ पर क्यों प्रयोग की गई है। यदि हम इसकी शब्दावलियों को समझते जाएंगे तो इस विषय को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज से हम इस विषय की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं भारत की राज व्यवस्था। भारत की राज व्यवस्था, ठीक है, इसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे संविधान। हमारा मुख्य उद्देश्य है संविधान को जानना कि हमारा संविधान है क्या, ये क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि हमें संविधान बनाना पड़ा। ठीक है, किस प्रकार से बनाया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, वर्तमान में संविधान कैसा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा हम करेंगे अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में। भारत की राज व्यवस्था पढ़ने से पहले हम केवल ध्यान केंद्रित करते हैं एक शब्द पर जिसे हम राज व्यवस्था कह रहे हैं। ये राज व्यवस्था क्या होती है, पहले तो यहीं से बात शुरू करेंगे और समझेंगे कि राज व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, राज व्यवस्था को समझने के लिए इसे हम दो भागों में बांट देते हैं, एक राज, एक है व्यवस्था। ठीक है, और ये जो राज शब्द है ये बना है राज्य से। राज्य पर जो राज करता है वो है राज। ठीक है, राजा कहलाता है वो, और जो राजा काम करता है वो क्या है, राज करता है। और ये कहाँ पर राज करेगा, राज्य पर। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, राज्य समझना है। राज्य को समझने के लिए हमें इसकी सबसे छोटी इकाई को समझना जरूरी होता है, जिसे हम कहते हैं परिवार। इसकी सबसे छोटी इकाई कहलाएगी परिवार। ठीक है, परिवार क्या होता है, परिवार क्यों बना होगा। यदि आपने समाज को पढ़ा होगा या समाज शास्त्र को पढ़ा होगा तो आपको ये परिवार का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं कि समाज कैसे बना और परिवार कैसे बना। इमेजिन कीजिए कि जब मनुष्य जो है वो जंगलों में रहता था। ठीक है, अकेले शिकार करना, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करना और अपना जीवन व्यतीत करना।
उसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी उदर पूर्ति थी, इसके अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। लेकिन समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया उसे यह बात समझ में आई कि शिकार जो है वो अकेले करना कठिन होता है, क्योंकि शिकार करने के बाद उसे संरक्षित भी करना होता था। ठीक है, हो सकता है जब आप अपने खाने को जो आप अभी कमा के लाए हो या आप शिकार करके जो अभी लाए हो, आपने उसे कहीं पर छोड़ दिया और हो सकता है कि उसे कोई दूसरा जानवर या कोई दूसरा व्यक्ति आकर खा लिया, तो उस सामान की आपको रक्षा भी करनी पड़ेगी। धीरे धीरे मनुष्य को यह एहसास हुआ होगा कि एक की अपेक्षा यदि हम समूह में रहकर यह काम करें तो यह काम और आसान हो जाएगा। फिर उसने अपने आसपास समूह बनाए होंगे, ठीक है, वो अपनी संतानें उत्पन्न किए होंगे जिससे एक समूह बन गया होगा। फिर ये संतानें जो है और संतानें उत्पत्ति करेंगी, जिनसे ये परिवार कैसा होगा, बढ़ते जाएगा और विस्तृत होते जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार एक परिवार बढ़ रहा है ऐसे कई परिवार हुए होंगे, और कई परिवार जब आपस में एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं, ठीक है, जिनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, हो सकता है कि जब ये पहली बार बना होगा तो इसका उद्देश्य और लक्ष्य सीमित रहा होगा, यह किसी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुड़े होंगे। लेकिन जब हम आज के समाज की बात करते हैं तो इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं और कई लक्ष्य हो सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले मनुष्य जो है केवल उसका प्राथमिकता होती थी अपने उदर का पोषण, जिसके लिए वो शिकार करता था। ठीक है, जब वह समूह में शिकार करने लगा होगा तो ये आसान हो गया होगा उसके लिए शिकार करना, उसका केवल एक ही उद्देश्य था। लेकिन जब वो एक दूसरे के संपर्क में आया होगा तो उसने अपने कार्यों का विभाजन कर लिया होगा कि हो सकता है कोई शिकार करेगा, कोई सामान की रक्षा करेगा, कोई परिवार की रक्षा करेगा, ऐसे अलग अलग जो है उद्देश्य वो उसने बना लिए होंगे और उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया होगा। और इस प्रकार से उनके बीच अंतर क्रियाएं होने लग गई होंगी कि वो एक दूसरे से किसी न किसी जरूरत के रूप में जुड़ते जा रहे होंगे। जैसे कि हमारी आज के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं। हम किसी के साथ खेलने जाते हैं तो उससे खेल की जरूरत के कारण जुड़े होंगे, किसी से खाना मांगने जाते हैं तो उससे खाने की जरूरत के कारण जुड़े होंगे, किसी के पास हम कपड़े सिलवाने जाते हैं तो उससे कपड़े की जरूरत के लिए जुड़े होंगे। आज का समाज जो है उस समय के समाज से विस्तृत रूप में, तो आज उद्देश्य और ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि परिवार जो बना वो एक दूसरे की जरूरतें जब बढ़ती गई तो हमें यह महसूस हुआ कि हमें अकेले न रहकर समूह के रूप में रहना चाहिए, और उसी समूह का जो छोटा स्वरूप है वो क्या कहलाया, परिवार। जब बहुत सारे परिवार मिले होंगे तो एक कबीला बना होगा, जिसे वर्तमान में हम गांव के रूप में देख सकते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के परिवार आपस में मिले होंगे किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, इस परिवार से कबीला या गाँव बना होगा, कबीला या गाँव बना होगा। ठीक है, जब ये गांव बहुत सारे हुए होंगे तो एक कस्बा बना होगा, और जब जिसे हम आज जो है प्रदेश कह सकते हैं या फिर विकासखंड कह सकते हैं, ये इकाइयां हैं राजनीतिक दृष्टि से किसी राजनीतिक जो बॉडी है उसको बांटने की। ठीक है, ये जो इकाइयां हैं इससे हम राजनीतिक स्तर पर उसका विभाजन करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई इसकी परिवार हो सकती है, परिवार से मिलकर समाज बना, समाज से कबीला बना, कबीले से गाँव बना, और गाँव से फिर किसका निर्माण होता है, राज्य का। ठीक है, जब बहुत सारे गांव मिले होंगे तो राज्य बना होगा। पर क्या केवल यह एक प्रशासनिक इकाई है या फिर इसका कोई क्राइटेरिया है कि किस चीज को हम राज्य कहेंगे? तो राज्य क्या हम अपने परिवार को भी राज्य कह सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य बनने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जो होना जरूरी है, तभी वह राज्य कहलाएगा। इन जरूरी शर्तों में क्या क्या शामिल है पहले वो देखते हैं। किसी राज्य को राज्य कहलाने के लिए, किसी राज्य को राज्य कहलाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसका निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है, कैसा क्षेत्रफल होना चाहिए? निश्चित क्षेत्रफल। ठीक है, पहली शर्त कहती है कि कोई राज्य राज्य तभी कहलाएगा जब उसका कोई निश्चित क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल तो होगा ही, लेकिन वह निश्चित होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि परिवार जहां पर मैं रहता हूं, मेरा घर है, वो भी तो क्षेत्रफल निश्चित है। तो यह केवल एकमात्र सत्य नहीं है और एकमात्र शर्त भी नहीं है। ठीक है, इसकी दूसरी शर्त है कि वहां पर जनसंख्या निवास करनी चाहिए। जनसंख्या, अब आप कहेंगे कि एक परिवार में तो यह भी होता है सर, तो क्या मेरा परिवार एक राज्य है? जनसंख्या भी होती है, एक निश्चित भूभाग है जहां पर आप रहते हैं। ठीक है, इसकी तीसरी शर्त जो है वो आपका परिवार फॉलो नहीं करता है। इसकी तीसरी शर्त कहती है कि इसके लिए आपको संगठित सरकार की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है संगठित और दूसरा है सरकार। सर ये संगठित क्या होता है और सरकार क्या होता है, यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, संगठित जो है वो संगठन से बना है। संगठन का मतलब है कि ऐसे लोग, जब आप परिवार में रहेंगे, जब आप राज्य में रहेंगे तो कई सारे परिवार आपस में मिलकर रह रहे हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य एक है तो इनके संसाधन भी सीमित होंगे। ये एक ही प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करना चाहेंगे।
तो यह पूर्ण संभावना है कि उन संसाधनों की प्राप्ति में इनके बीच में विवाद की स्थिति बनेगी। जब पहली बार ऐसा हुआ होगा तो हमने यह निर्णय लिया कि हम जो सीमित संसाधन है हमारे पास उनका बंटवारा करेंगे, पर बंटवारा करने के लिए हर किसी की ज़रूरत अलग है, तो सब अपने हिसाब से उसको बांटना चाहेंगे। तब हमने यह डिसाइड किया कि हमारे बीच में से ही कुछ लोग हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है, जो सभी परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो उचित हो उन संसाधनों का बंटवारा करें, ठीक है। तो एक प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया डिसाइड हुई होगी कि वो जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रक्रिया से चुने जाएंगे, ठीक है। हो सकता है उसके लिए वोटिंग की गई होगी, हो सकता है उसके लिए बहुमत देखा गया होगा, या हो सकता है उसके लिए लोकप्रियता देखी गई होगी, या हो सकता है उसके लिए जो सबसे शक्तिशाली होगा उसे बना दिया जाए हमारा प्रतिनिधि। इस प्रकार से कोई एक विशिष्ट प्रक्रिया रही होगी जिसके अनुसार वह जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आए होंगे। चुनाव की इसी प्रक्रिया को, ठीक है, चुनाव की इसी प्रक्रिया से जो लोग जो प्रतिनिधि चुनकर आए उसे हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं, ठीक है, सरकार। आपके घर में पिता या जो आपके पिता होंगे उनका चुनाव नहीं हुआ है, वो चुनाव के द्वारा नहीं आए, ठीक है, वह एक अलग रीति से आपके पिता बने, ठीक है। और जो सरकार है वो चुनी जाती है, आपके पिता चुनाव का परिणाम नहीं है, इसलिए आपका परिवार जो है वो एक राज्य नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि सरकार कैसे आई है? चुनकर आई है। और ये कैसी है? संगठित है, मतलब एक से अधिक लोग हैं, ठीक है, कई लोग मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं? सरकार का निर्माण कर रहे हैं। सरकार एक व्यक्ति भी हो सकता है उस दृष्टि में जब वो राजतंत्र की बात हो, लेकिन फिर भी उसकी सहायता के लिए मंत्रिमंडल होता है, जिसे पूर्ण रूप से हम सरकार कहते हैं, ठीक है। इसकी शर्त क्या है कि ये जनता द्वारा समर्थित भी होना चाहिए, जनता का इस पर विश्वास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? सरकार। यहाँ तक बात समझ आई होगी। चौथी शर्त है कि ये जो सरकार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए। सर, संप्रभु क्या होता है? संप्रभु का मतलब है कि ऐसी सरकार जो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में निर्णय न ले, वो क्या कहलाएगा? संप्रभु। जैसे एक व्यक्ति भी संप्रभु हो सकता है, यदि वह किसी दबाव में निर्णय नहीं ले रहा है, उसके निर्णय स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से लिए गए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रभु, ठीक है। तो ये 4 शर्तें हैं राज्य बनने के लिए। क्या क्या? कि उसका एक निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, वहां पर एक जनसंख्या निवास करनी चाहिए, उन जनसंख्या में से चुने गए लोगों से एक संगठित सरकार बननी चाहिए, और वो सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। जब ये चारों क्राइटेरिया कोई राज्य या कोई क्षेत्र फॉलो करता है तब उसे हम राज्य का दर्जा देते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि राज्य क्षेत्र कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमने राम राज्य पढ़ा है। राम राज्य का मतलब क्या होगा? कि राम के द्वारा अर्जित जो भूमि थी, जहां पर कोई जनसंख्या निवास करती थी और जिनका राम पर आस्था थी, जिनकी राम पर आस्था थी, और जो राम है वो अपना निर्णय लेने के लिए संप्रभु थे, मतलब अपने विवेक से वो निर्णय लेते थे, इसलिए वो क्या कहलाया? राम राज्य, ठीक है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ एक राज्य है, यहाँ पर एक निश्चित बाउंड्री है छत्तीसगढ़ की, यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ सरकार है जो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो वो क्षेत्र राज्य कहलाएगा। इंडिया भी एक राज्य है, ठीक है, इंडिया की भी अपनी एक बाउंड्री है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये राज्य और राष्ट्र क्या होता है, तो एक और शब्दावली देख लेते हैं। राज्य के अलावा राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। इंडिया को हम एक राष्ट्र कहते हैं, देश कहते हैं। तो ये राष्ट्र या देश कब बनता है, ठीक है, राज्य एक राष्ट्र या देश कब बनता है? तो एक राज्य को राष्ट्र बनने के लिए यहाँ की जो जनसंख्या है उसकी मानसिक स्थिति, यदि ये कहे, उसकी जो भावना है वो जब राज्य से जुड़ जाती है, मतलब जब वहाँ की जनसंख्या की आस्था उस राज्य पर होती है, उसका लगाव उस राज्य से हो जाता है, तब वह राष्ट्र बन जाता है, ठीक है। एक राज्य राष्ट्र कब बनता है? जब वहाँ की जनसंख्या, देखिए ये जो राज्य है यह कानूनी प्रक्रिया है जो नियम से ही बन सकता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्र बनने के लिए वहाँ की जनसंख्या जब यह सोचने लग जाए, जब यह मानने लग जाए कि वह मेरा राष्ट्र है, उनकी भावनाएं जब उससे जुड़ जाए, उस जमीन से जुड़ जाए, उस राज्य से जुड़ जाए, तब वह क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। तो राष्ट्र एक काल्पनिक अवधारणा है, देश एक काल्पनिक अवधारणा है, जबकि राज्य जो है एक कानूनी अवधारणा है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। राज्य आपके कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि राष्ट्र जो है वो जो वहाँ की जनसंख्या है, जो वहाँ के नागरिक हैं, जब उनकी भावनाएं इस राज्य से जुड़ती है तो वो क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है। इसके बाद देखते हैं ये जो राज्य, ये सरकार की बात कर लेते हैं। सरकार, इस सरकार के भी कुछ रूप हो सकते हैं। जो सरकार चुनकर आई है इसके कुछ रूप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देख लेते हैं। यह जो सरकार है ये एक तरीका हो सकता है इसका,
राजतंत्र, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हो सकता है गणतंत्र, गणतंत्र हो सकता है। तीसरा हो सकता है धर्मतंत्र। चौथा हम देख सकते हैं राजतंत्र, गणतंत्र, धर्मतंत्र, और क्या हो सकता है, और हम देख सकते हैं हाँ तानाशाही, तानाशाही तंत्र। मुख्य रूप से हम सरकार को इस प्रकार से बांटकर देख सकते हैं। राजतंत्र क्या होगा या राजतंत्र वाली सरकार क्या होगी, जहां पर शासन राजा का हो, ठीक है, इसे मोनार्की भी कहते हैं, राजतंत्र को हम मोनार्की कहते हैं, ठीक है। तो जहां पर राजा शासन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, राजतंत्र। यह राजा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी चुनकर आ सकता है। अब एक नया शब्द मिल गया, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र को सर्वप्रथम परिभाषित किया था अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा जनता के द्वारा जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है कि अब इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं कि जनता का जनता पर जनता के द्वारा शासन क्या हुआ, ठीक है। जब जनता अपने बीच में से, ठीक है, अपने बीच में से ही किसी प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि उस पर शासन करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। राजतंत्र भी लोकतंत्र हो सकता है, यदि राजा जो है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए तो राजतंत्र भी एक लोकतंत्र हो सकता है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि राजतंत्र एक राजतंत्र होगा वंशानुगत, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। यह जो राजतंत्र है वो वंशानुगत लोकतंत्र हो सकता है, ठीक है, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा। और जब वह राजतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनेगा तब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वह जनता के द्वारा चुनकर आएगा और उन पर राज करेगा, तो भी वो राजतंत्र कहलाएगा, ठीक है। लेकिन शासन किसका होगा, राजा का होगा, इसलिए यह क्या कहला रहा है, राजतंत्र होगा। अब गणतंत्र देख लेते हैं, गणतंत्र क्या होगा। इसको समझने के बाद आपको राजतंत्र की स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। गणतंत्र किसे बोलेंगे, तो गणतंत्र वह तंत्र है जहां पर आपके प्रतिनिधि का पद वंशानुगत नहीं होता, ठीक है। मतलब ये जो राजतंत्र है, यदि इसमें जो आपके प्रतिनिधि है या जो राजा है, यदि वो वंशानुगत नहीं है तो वो कैसा तंत्र हो सकता है, गणतंत्र भी हो सकता है। मतलब जो प्रतिनिधि है वो लोगों के बीच से चुना जा रहा है, ना कि वंशानुगत तौर पे राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है। तो भारत एक गणतंत्र है जबकि ब्रिटेन एक राजतंत्र है, ठीक है। इसके बाद धर्मतंत्र की बात कर लेते हैं। जब किसी तंत्र को या किसी व्यवस्था को धर्म के आधार पर धर्म के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है तो उसे हम धर्मतंत्र कहते हैं, ठीक है। ऐसा कौन से देश में होता है सर, एग्जाम्पल दे दीजिए। तो ऐसा ओमान, आपने नाम सुना होगा, ओमान, जहां पर धर्म के प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसे हम धर्मतंत्र कहते हैं। उसी प्रकार तानाशाही तंत्र, ठीक है, आपने एक सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा, ठीक है, किम जोंग उन का नाम सुना होगा। ये सब कैसे हैं, तानाशाही। तानाशाही कौन होते हैं या तानाशाही तंत्र क्या होता है, जब सत्ता प्राप्त की जाती है बंदूक की नोक पे, ठीक है, या फिर अपने बाहुबल पर लोगों की भावनाओं को दबाकर, सिर्फ बाहुबल के तौर पे हम किसी सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं और हम लोक विचार की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि हम अपने आप को सुपीरियर मानकर हमें जो सही लगता है, मतलब जो तानाशाह है उसे जो सही लगता है वह जब अपने अनुसार निर्णय करने लग जाता है बिना जनता की भावनाओं को ध्यान दिए, तब वह कहलाता है तानाशाही तंत्र, ठीक है। तो सरकार, इन प्रकारों से हम सरकार को बांट कर देख सकते हैं। सरकार के कुछ अंग भी होते हैं। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सरकार को हम 3 अंगों में बांटकर देखते हैं। पहला है, सरकार के अंग देख रहे हैं हम, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। ये क्या है, सरकार के अंग हैं। अंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार इसी के द्वारा, जैसे आपका कोई अंग है और आप उस अंग से काम करते हो, उसी प्रकार जो सरकार है उसे काम करने के लिए अंग की जरूरत होती है, जिसे वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांटती है। विधायिका क्या करती है, सरल शब्दों में समझने की बात करेंगे, बाद में जब हम विधानसभा या फिर केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे तब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर अलग अलग विस्तार में चर्चा करेंगे। पर अभी केवल समझने की दृष्टि से यदि बात किया जाए तो विधायिका क्या होती है, विधायिका का काम होता है विधान या कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना। तो सरकार जो कानून बनाती है वो काम कौन करती है, विधायिका करती है। इन बनाए गए कानून को लागू करवाना ये काम होता है कार्यपालिका को। और यदि वे कानून लागू हो रहे हैं
और कहीं पर यदि वो लागू नहीं हो पाते हैं तो उसको देखना काम होता है न्यायपालिका का। मतलब उस कानून को लागू करवाने का काम कार्यपालिका कर रही है और वो ठीक से लागू हो पा रहे हैं कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग कौन कर रही है? न्यायपालिका कर रही है। तो यह न्याय करेगी जब कानून लागू हो जाएंगे, ये कानून लागू करवाएंगे, ये कानून बनाएंगे। इस प्रकार से ये होता है सरकार का अंग। ठीक है, आशा करता हूँ कि मैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि राज्य क्या होता है, राज्य में मैंने आपको बताया सरकार क्या होती है। ठीक है, अब जब आप किसी राज्य और सरकार के क्रियाकलापों का या उसकी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं कि वह राज्य या वो सरकार किस प्रकार से काम करेगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके लक्ष्य क्या होंगे, ऐसी सभी बातों को, और जो सरकार है वो किस पद्धति से चुन कर आएगी, जो राज्य बन रहे हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, जो सरकार के अंग हैं वो किस प्रकार से बनेंगे, उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, ठीक है, वो काम किस प्रकार से करेगी। जब इन सभी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे, इवन कि वहाँ के नागरिक कौन होंगे, ठीक है, इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। मतलब किसी राज्य को चलाने वाली व्यवस्था, किसी राज्य को संचालित करने वाली व्यवस्था को ही हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य को संचालित कौन कर रहा है? वहाँ के नागरिक और वहाँ की सरकार। ठीक है, इसीलिए हम इसके अंतर्गत जनसंख्या भी पढ़ेंगे, जनसंख्या मतलब नागरिकता, और सरकार की संरचना भी पढ़ेंगे कि सरकार किस प्रकार से काम करती है, उसके अंग कौन कौन से होते हैं। अब देखिए हम दूसरा शब्द समझते हैं संविधान, कि संविधान क्या होता है। यहाँ तक मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको राज्य व्यवस्था और सरकार समझ में आ गई होगी। ठीक है, संविधान क्या होता है? संविधान वैसे देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। ऐसा विधान, ऐसे नियम जो सभी के लिए समान हो, वो संविधान कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या सभी चीजें संविधान ही कहलाएंगी जो सबके ऊपर लागू होती हैं? तो ये संविधान जो है एक बड़ी संकल्पना है जो किसी देश के लिए प्रयोग की जाती है, जो एक बड़े स्तर पर बनाए गए नियम के लिए प्रयोग की जाती है। संविधान एक दस्तावेज होता है जहां पर किसी राज्य को संचालित करने के लिए या किसी देश या किसी राष्ट्र को संचालित करने के लिए आवश्यक सभी नियमों का संग्रह किया जाता है। परिभाषा आप समझ पा रहे हैं? देखिए जो हमारी अप्रोच है वो मेंस के हिसाब से है कि हम प्री तो क्लियर कर ही पाए, साथ में हमारा मेंस भी क्लियर हो जाए। तो हो सकता है आपको यदि राज्य की परिभाषा दी जाए तो आप इन 4 शर्तों को समाहित करके राज्य की परिभाषा बता सकते हैं। आप बता सकते हैं सरकार क्या होती है, आप बता सकते हैं राज्य व्यवस्था क्या हो सकती है। उसी प्रकार मैंने आपको संविधान बताया कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जहाँ पर ऐसे नियमों को संग्रहित किया जाता है जो किसी राष्ट्र या राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। वो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान में बताए गए नियमों को हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद, इसे हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद। जब संविधान के नियम की बात करेंगे तो वे अनुच्छेद कहलाएंगे। लेकिन जब हम दंड संहिता, एक आप शब्द सुनते होंगे दंड संहिता, ठीक है, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की बात करें तो इसके तहत हम कानून पढ़ते हैं। ठीक है, कानून जिसे हम लॉ कहते हैं, और इस लॉ को हम बांटते हैं धाराओं में। धारा, यदि हम दंड संहिता में पढ़ेंगे तब हम उसे धारा कहेंगे, जब हम संविधान में पढ़ेंगे तब हम उसे अनुच्छेद कहेंगे। ठीक है, जब यह संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद या नियम बनेंगे तब हम इसे अधिनियम के नाम से जानेंगे, जब यह दंड संहिता के अंतर्गत बनेंगे तब हम इसे कानून के नाम से जानेंगे। ठीक है, और कानून को विभाजित किया जाता है धाराओं में। जैसे कि संविधान में पहले भाग होते हैं, इन्हें भागों में बांटा जाता है और भागों को फिर अनुच्छेदों में बांटा जाता है। उसी प्रकार से दंड संहिता में ये कानून और धारा होती है। तो दोनों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कानून और धारा क्या होती है, इसको अनुच्छेद क्यों बोल रहे हैं। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें अनुच्छेदों में बांटा गया। ठीक है, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो हम अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, जबकि जब हम कानून पढ़ते हैं या लॉ पढ़ते हैं तो वो हम धाराओं को पढ़ते हैं। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब ये संविधान जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है लिखित और एक हो सकता है मौखिक। ठीक है, पहले हम मौखिक संविधान को समझ लेते हैं कि मौखिक संविधान क्या होगा। देखिए, भारत नवनिर्मित देश है, मतलब 1947 में भारत बना है। इससे पहले यहाँ पर राजतंत्र था। तब जो राजा शासन करता था उसके पास कोई दस्तावेज लिखित रूप में नहीं होता था। ठीक है, एक नियमों का संग्रह नहीं होता था, बल्कि वह जो मौखिक रूप से अपने अनुभव और अपने मंत्रिमंडल के अनुभवों के आधार पर जो निर्णय लेता था, जो नियम बनाता था, वो ही संविधान होता था। ठीक है, संविधान होता था क्योंकि वो भी राज्य का संचालन कर रहा है। और मैंने आपसे कहा किसी राज्य को संचालित करने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? संविधान कहलाएंगे। तो वो कैसे संविधान थे? मौखिक संविधान थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश हैं जहां पर आज भी मौखिक संविधान है, उनके पास लिखित संविधान नहीं मौजूद है।
ठीक है, उनके पास कैसे संविधान है? मौखिक संविधान। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह देश काफ़ी पुराने हैं और उसी रीति से लगातार अपने प्रशासन और शासन को चला रहे हैं। अब मैंने दो शब्द यूज़ किए, शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन, यह भी समझ लेते हैं कि शासन और प्रशासन क्या होता है। शासन का अर्थ होता है आदेश, ठीक है। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी जिसमें वो एक डायलॉग बोलती है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, है ना। तो शासन क्या होता है? आदेश होता है। ऐसे नियम या कानून जो जनता को या नागरिकों को आदेश के रूप में दिए गए हों किसी तंत्र को चलाने के लिए, ठीक है। किसी तंत्र को चलाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, किसी राष्ट्र या राज्य को चलाने के लिए जो नियम या कानून आदेश के रूप में पारित किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? शासन। इसलिए हम नियमों और कानूनों के द्वारा क्या चलाते हैं? शासन। अब ये शासन और प्रशासन क्या होता है? जब ये नियम विशिष्ट रीति से बनाए जाएं, विशिष्ट रीति मतलब कुछ यूनिक फीचर्स हों उसके, कि उसको बनाने की एक स्पेशल प्रक्रिया होगी, एक स्पेशल तरीका होगा उसको बनाने का, तब वो क्या कहलाएगा? प्रशासन। जब वो आदर्श जो आदेश है वह किसी विशिष्ट विधि से बनाए जाएंगे, मतलब उसकी एक प्रक्रिया होगी निश्चित कि वो ऐसे बनेगी। जैसे हमारे संसद में यदि कोई कानून पारित होता है, यदि कानून बनाना होता है तो उसे एक विशिष्ट रीति से बनाते हैं कि वो पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर उसमें वोटिंग होगी, फिर वो राज्यसभा जाएगा, वहाँ वोटिंग होगी, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर उस पर हस्ताक्षर होंगे, तब वह क्या बनेगा? कानून। इस प्रकार से ये विशिष्ट रीति है। और जब विशिष्ट रीति से हम किसी कानून को पारित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वहाँ का प्रशासन कहलाता है, ठीक है। तो जब सरकार जिस नियम के द्वारा लोगों पर नियंत्रण रखती है या अपने कार्यों का संचालन करती है तो वो क्या करती है? वो शासन करती है। और जब शासन जो है विशिष्ट रीति से किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको शासन और प्रशासन दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार यदि हम देखना चाहें तो कुशासन किसे कहेंगे? तो जब ऐसी रीति हो जो सब सर्वमान्य ना हो या जिसमें लोगों का शोषण किया जा रहा हो, तब वह शासन या वो आदेश क्या कहलाएगा? कुशासन कहलाएगा, ठीक है। जब वह अच्छे तरीके से अच्छी योजना के तहत किया जाएगा तो सुशासन कहलाएगा। जब वह शासन इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा, वह आदेश इंटरनेट के माध्यम से दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ई शासन कहलाएगा। इस प्रकार से हम शासन के विभिन्न रूप भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मौखिक और लिखित संविधान क्या होते हैं। तो ब्रिटेन जैसे देशों में जो कि बहुत पुराने समय से शासन कर रहे हैं, उन्हें इस बात की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वह लिखित रूप में नियमों और कानूनों का संग्रह करें, क्योंकि वो काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे। तो ये उनकी प्रैक्टिस में आ गया और इसलिए उनका जो संविधान है वो कैसा है? मौखिक है। लेकिन भारत और अमेरिका, इनके पास जो है लिखित संविधान है। और क्योंकि ये देश नवनिर्मित होते हैं या इनका प्रशासन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है जैसे ब्रिटेन का है, तो ये अपने संविधान को या अपने नियमों को किसी पुस्तक में संग्रहित कर कर रख लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लिखित संविधान। तो ये बात हो गई आज की राज्य क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है और संविधान क्या होता है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि विश्व में संविधान किस प्रकार से आया, ठीक है, संविधान कहाँ से आया विश्व में, और फिर हम बात करेंगे कि भारत में संविधान किस प्रकार से बना, तो हम इसके बनने की प्रक्रिया कैसे चालू हुई और यह संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के अधिनियमों का वर्णन करेंगे, उनकी जांच करेंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं या भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये मेंस का एक चैप्टर है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम उस टॉपिक को कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको राज्य व्यवस्था समझ आई हो, संविधान की एक सामान्य समझ बैठी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।